नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे इस सत्र में जो हमारी समसामयिक की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज का आपको पता होगा कि हमने जनवरी से लेकर और जुलाई तक सारा करंट अफेयर पढ़ लिया है। इसमें सभी प्रकार की योजनाएं एंड ऑल सारी की सारी शामिल कर दी गई है। जनवरी से लेकर मई तक का अभ्यास भी हमने 2 कक्षाओं के माध्यम से कर लिया था। पहली क्लास में जनवरी, फरवरी, मार्च का अभ्यास किया और दूसरी कक्षा में अप्रैल और मई का अभ्यास किया था। आज अभ्यास की तीसरी कक्षा है और करंट की यह चौदहवीं कक्षा है। टोटल अभ्यास की थर्ड क्लास है। इसके अंदर हम जून और जुलाई माह में जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और 63 प्रश्नों के माध्यम से आज हम पूरा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यह अभ्यास की तीसरी कक्षा है और कुल 13वीं कक्षा है आज समसामयिकी की। इस पीडीएफ को हम शेयर कर लेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से ही है, जहाँ पर तकरीबन 1,70,000 के आसपास आप साथी जुड़े हुए हैं। आंकड़ा मैं इसलिए बताता हूँ ताकि मेरे नाम से कई चैनल हैं, बट इस संख्या में जो सदस्य है वो केवल उसी चैनल पे हैं, तो आपको फाइंड आउट करने में थोड़ी आसानी होगी। यद्यपि वीडियो के लिंक में भी चैनल का उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, बट ठीक है, वो थोड़ा आसानी रहेगी आपको। तो आज की इस कक्षा में हम 63 सवाल सॉल्यूशन करेंगे। जून जुलाई माह का जो करंट है राजस्थान का, उस पर बात करेंगे। यह सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। वरिष्ठ अध्यापक, 4th ग्रेड से लेके, अध्यापक से लेके और आगे कॉलेज प्रोफेसर की जो परीक्षा उसको लेके सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप सभी ने करंट की इस सीरीज को बहुत सराहा है। 13 वीडियोज़ हमने डाले हैं। सारे वीडियोज़ 1 लाख व्यूज से ऊपर जा चुके हैं। कुछ 5 लाख पे हैं, कुछ 2-3 लाख पे हैं। सारे वीडियोस लाख को पार कर गए हैं। इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मार्केट में करंट को पढ़ाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। उसके बावजूद भी आपने इतना प्रेम दिया, इतना भरोसा जताया, और यही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। और मैं निश्चित तौर पे इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा और कुछ समय बाद भारत और इंटरनेशनल करंट इश्यूज़ भी हम साथ में शुरू कर देंगे, और ताकि फर्स्ट ग्रेड है, एसआई है, आरएस वैकेंसीज वगैरह, जहाँ जहाँ इंडिया और वर्ल्ड का करंट भी पूछा जाता है वो भी हम साथ में कवर करेंगे। कोशिश करूँगा अक्टूबर से हम राजस्थान के साथ साथ में इंडिया और वर्ल्ड वाइड करंट भी पढ़ना शुरू करेंगे। सितंबर तक राजस्थान सीरीज चलेगी। सितंबर के बाद में भी राजस्थान जारी रहेगा और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स भी हम शुरू कर देंगे। तो वो करंट अफेयर्स आपकी हेल्प हो जाएगी, ताकि आप बहुत अधिक समय इसमें ख़राब नहीं करें। महीने में 1-2 क्लासेस हो जाती है तो आपका बढ़िया काम चलता रहेगा। बिना कोई समय ख़राब किए हुए हम सीधे प्रश्नों पे आते हैं और कोशिश करेंगे कि हम है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़े। ठीक है, उम्मीद है आपके लिए ये कक्षा उपयोगी रहेगी। ठीक है, अब हर बच्चा कहता है सर प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आप पीडीएफ पीपीटी देख लिया करें। कोई नया प्रश्न आपको मिलता है तो आप अपने कंटेंट में ऐड कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिंट करवा के लास्ट में आप उलझोगे, ज़्यादा कोई महत्व है नहीं। ठीक है, तो बात शुरू कर रहे हैं। ये क्लास आपको आगे अपने उस पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से देख लेना। पहला सवाल है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हमने इसको योजनाओं में भी पढ़ी है, हमने इसको एक प्रकार से फ्लैगशिप योजनाओं में भी पढ़ा है इसको, और उससे पहले भी इसको पढ़ा है, जिसमें राजस्थान के 19 जिलों को लपेटते हुए अरावली की जो बड़ी श्रृंखला है, यहाँ पे एक पूरी की पूरी ग्रीन वॉल बनानी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, जिससे क्या होगा, पर्यावरण को फायदा होगा और अरावली का भी बचाव होगा। इसको लेके प्रश्न बनाया है कि इसमें कौन सा कथन आपके
असत्य है, इसमें गलत कथन कौन सा है? पहला कथन ये कह रहा है कि 2025-26 के बजट में ये योजना आई थी। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। दूसरा बिंदु है कि यह परियोजना देश के 4 राज्यों के 29 जिलों में 700 किलोमीटर की लंबाई में यह परियोजना जो है वो आपकी विस्तृत है, जिसमें 5 किलोमीटर के एरिया में पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें असत्य छांटना है। अरावली के दोनों तरफ विकसित होने के कारण इसे ग्रीन वॉल की कुल लंबाई 700 इधर और 700 इधर 1400 किलोमीटर हो जाएगी, जिसके अकवर्क्रमित क्षेत्र में राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी तकरीबन 81% है। आपको पता है कि अरावली का महत्वपूर्ण भाग और सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान से होके गुजरता है, अवस्थित राजस्थान में ही है। ठीक है, छोटा सा हिस्सा गुजरात में भी है, थोड़ा बहुत दिल्ली तक, रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है, आपने भूगोल में पढ़ा है उसको, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बात आती है अंतिम ऑप्शन। देखो, हमने उत्तर का ऑप्शन सीधा पता चल जाता है कि राजस्थान के 9 जिलों में नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के 19 जिलों में है, इसलिए इसका उत्तर क्या बैठेगा? इसका उत्तर डी बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप केवल ये याद करके छोड़ दें, आपको ऊपर के 3 बिंदु याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और चौथा बिंदु करेक्ट करके याद करना है कि 9 नहीं है, वनिस्पत 19 जिले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये प्रश्न की तुलना में, अभ्यास की तुलना में ज़्यादा महत्व, मैं दूर इसलिए खड़ा हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखे। अभ्यास की तुलना में महत्वपूर्ण ये कि ये तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन मिलकर इस पूरी परियोजना को अच्छे से परिभाषित कर रहे हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आपको ये प्रश्न आराम से कर लोगे आप। तो इस प्रश्न के देने के पीछे इंटेंशन यही था कि इस योजना के बारे में आपको जानकारी हो जाए। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देखोगे तो वापस वही व्याख्या है कि राजस्थान के 19 जिलों में विस्तृत है। सबसे अधिक विस्तार इसका उदयपुर में है और सबसे कम विस्तार इसका भरतपुर में है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक भगवान महावीर वनस्थली पार्क में दिल्ली में बरगद का पौधा लगाया। वहाँ से इसका एक प्रकार से आरंभ हम मान सकते हैं। ये वही छोटी मोटी व्याख्याएं हैं। तो अरावली के जो वॉल परियोजना है, इसमें सबसे अधिक विस्तार उदयपुर में, सबसे कम विस्तार इसका कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 18 जून 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान की पहली, देखिए 1 मिनट, हमने लिखा है ना, हाँ, जून जुलाई का करंट है पूरा का पूरा ये। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो वो किया गया लोहाली गांव, बूंदी के अंदर। ठीक है, देखो फोगेरा गांव तो मेरा खुद का है, इसलिए मैं ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि हमारा गांव सबको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे गांव से हमारा बड़ा लगाव है, हम उस मिट्टी से पैदा हुए हैं और बड़ा पिछड़ा क्षेत्र रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे कुछ गांव के नागरिकों के कारण गांव का नाम प्रसिद्ध हो, इसलिए हम जगह, हर जगह पे ये नाम लगाते हैं। फोगेरा फोग वनस्पति है, मारवाड़ में होती है, बहुतायत में होती थी पहले, आजकल तो लगभग समाप्त सी हो गई है। इसको विकसित होने के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता नहीं रहती। तो 18 जून को जो सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सोलर का मतलब होता है जनरली क्या होता है कि जैसे कोई नहर है, उस नहर के अंदर आपको पता है कि ये जल है और सूर्य की किरणों के कारण क्या होता है कि जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। तो इससे क्या होता है? नुकसान ही होता है। तो परियोजना में क्या करना है कि इस नहर के ऊपर सोलर प्लेट लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा कि एक तो जल बच जाएगा, उसका वाष्पीकरण अधिक नहीं हो पाएगा, और दूसरा इसका फायदा ये हो जाता है कि सोलर प्लेट अगर भूमि पे लगेगी तो कृषि भूमि को खत्म करेगी। इससे अच्छा है कि इसके ऊपर लगा दे, तो होगा ये कि एक अच्छा यूटिलाइज भी हो जाएगा। और तीसरा ये भी है कि कई बार जानवर इसमें गिर जाते हैं, तो इस तरह से अगर बन जाता है तो उसका भी बचाव हो जाता है। तो इस वजह से इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? लाहौली गांव, बूंदी में की गई है। तो लाहौली गांव में मेज नदी पर, ये कौन सी नदी पर? मेज नदी पर 52 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। और बूंदी जिले के फोड़ई व गांडोली जो पंचायतें हैं, उनके 17 गाँवों के लगभग 25,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। 4,000 हेक्टेयर कृषि भूमि इस सुविधा का फायदा ले सकेगी। तो ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न बनता है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना।
अब अगला प्रश्न है कि मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया। ये अजमेर से किया गया, कायड़ से किया गया। और पहले इसमें पशुओं की संख्या जो है वो कम थी, अब संख्या भी बढ़ा के 42 लाख कर दी गई है, लगभग दोगुनी कर दी गई है। पशुपालक विभाग द्वारा है, पशुओं का बीमा है, सिंपल सा प्रश्न है। 400 करोड़ का बजट इसके लिए सरकार ने आवंटित किया गया है। तो इस योजना का आरंभ कहाँ से किया गया? अजमेर से किया गया, कायड़ क्षेत्र से। और इसमें 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का बजट है। पशुपालक विभाग इसकी नोडल एजेंसी है और 42 लाख पशुओं को एक प्रकार से इसमें बीमित किया जाएगा। अगर पशु मर जाता है, पशुधन मर जाता है, तो पशुपालक को उसका बीमा पास हो जाता है। इसकी बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं। आगे चौथा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, सर्वजन का मतलब था जिसमें सभी कम्युनिटी कास्ट वर्ग आ जाएंगे, योजना के तहत राज्य सरकार विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में कौन कौन से आ जाता है? हायर एजुकेशन में आपके कॉलेज एजुकेशन, एमए, पीएचडी, एमफिल, ये सारी उच्च शिक्षा का हिस्सा है। तो उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान जो फीस लेती है अनिवार्य रूप से, जो नॉन रिफंडेबल होती है, जो वापस नहीं मिल सकती, तो इस योजना के तहत उस राशि में से, उस फीस में से कितने प्रतिशत गवर्नमेंट जो है वो आपके भरेगी? तो वो आपकी कितना करेगी? 50%। ठीक है, 50% गवर्नमेंट पे करेगी, ये पुनर्भरण करेगी। पुनर्भरण का मतलब होता है कि एक बार तो आप भर दो पैसे, उसके बाद गवर्नमेंट आपको दे देगी। ठीक है, तो ये है 50% का आंकड़ा रहेगा। पढ़ लिया होगा आपने प्रश्न को। रालसा मतलब विधिक प्राधिकरण की सुजन सुरक्षा योजना, इसमें बच्ची के जन्म पे आपको पता है 11 पौधे लगाने हैं, कि शुरुआत कहाँ से की गई? ये पीपलांतरी गांव से की गई, राजसमंद से। ठीक है, रालसा की सुजन सुरक्षा योजना प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, रालसा का ये शॉर्ट फॉर्म था, एक ग्राम पंचायत का चयन कर उसमें संबंधित पंचायत में माह जनवरी 2025 से जन्मी बच्चियों के जन्म पर प्रत्येक बालिका के नाम पर 11 पौधे लगाए जाएंगे। पीपलांतरी पहले से काफी प्रसिद्ध है, तो यह सुजन सुरक्षा योजना थी। इसको चला रहा है रालसा। रालसा को हम कहते हैं फुल फॉर्म में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना, प्रत्यक्ष आवंटन में क्या है? रिको आपको पता है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, और ये क्या करता है? उद्योगों को बढ़ाने का काम करता है, उद्योगों को एक प्रकार से प्रसारित करने के लिए सुगमता प्रदान करता है। तो इसमें प्रत्यक्ष आवंटन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री विदेशी हो चाहे देशी हो, वो अगर किसी ज़िले में काम करना चाहे, वहाँ पे अगर उस ज़िले के अंदर यूँ समझ लीजिए कि अपना उद्योग स्थापित करना चाहे, तो उस ज़िले के क्षेत्र में रिको का जो एरिया होगा वहाँ पे यह प्लॉट आवंटित करेगा, डायरेक्ट प्लॉट आवंटित करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का यूँ समझ लीजिए बहुत अधिक पेंच नहीं होंगे। तो इसका जो तीसरा चरण था वो 16 जून 2025 को स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये सारे काम किसके हैं? रिको के हैं। तो 2 मार्च 2025 में यह प्रत्यक्ष आवंटन योजना शुरू करी थी। राइजिंग राजस्थान, आपको पता है कि इसमें देश दुनिया के विभिन्न सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे हुए थे जयपुर में, और बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात सहमतियां बनी थी, समझौते बने थे, जिसमें जो बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति है, उन्होंने जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, उनके साथ गवर्नमेंट की डील होती है और वो सहमति जताते हैं कि भाई हम राजस्थान के अंदर बिजनेस में इच्छुक हैं और काम करेंगे। तो राइजिंग राजस्थान में हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि हमारे स्टेट में व्यापार करना बहुत आसान है, आप लोग आइए और स्टेट के अंदर व्यापार करिए, क्योंकि स्टेट में जितना व्यापार होगा लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारा फायदा होता है। तो राइजिंग राजस्थान पिछली बार दिसंबर में हुआ था, इस बार भी होगा आगे, ये हर स्टेट करता है। ठीक है, तो उसी के तहत है यह कि रिको क्या करेगा कि जिन ने एमओयू किया है उनको ये सीधे भूखंड अवेलेबल करवाएगा। क्लस्टर प्लग एंड प्ले स्कीम, देखो ये हरियाणा गवर्नमेंट भी चलाता है, ये राजस्थान गवर्नमेंट भी चलाती है। इस योजना के तहत क्या होता है जनरली कि जो एमएसएमई है ना, एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जितने भी हैं, तो ये लोग एमएसएमई जो व्यापार करते हैं, काम धंधे करते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार करना,
और इस वातावरण को तैयार करने के लिए आपके क्लस्टर प्लग एंड प्ले स्कीम लाई जाती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता प्रदान करती है और एमएसएमई आसानी से व्यापार कर सके। तो इसके लिए सरकार किसके माध्यम से काम करती है? तो ये काम आपको पता है कि ये सारा काम किसका होता है? रिको का काम होता है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा आपके? रिको। राजस्थान सरकार ने रिको के माध्यम से सेज सीतापुरा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको अभी स्टार्ट किया है। और सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये देश के अंदर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लो ये 20 बीघा में कोई सेज बना दिया, इसमें जो जो इंडस्ट्री उत्पादन करेगी वो बाहरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने से बहुत फ़ायदे हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, हमारे निर्यात बढ़ते हैं, हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो अनुकूल होता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। इनको देखते हुए 2005 के आसपास से सेज एक्ट लेके आए थे और देश भर में कई सारे सेज बनाए गए। तो उस क्षेत्र में यह पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है। एक सेकेंड, किसके माध्यम से हो गया, आगे देखते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। देखो राज्य स्तरीय कार्यक्रम किस दिन? अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हुआ था 21 जून को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें जैसलमेर के जो मखमली दोहरे हैं वहाँ पे खूड़ी के आसपास बहुत दोहरे पड़े हैं। बिल्कुल मखमली दोहरे का मतलब इसके ऊपर कोई वनस्पति भी नहीं है। वहाँ पे इसका आयोजन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगर आप इसकी व्याख्या देखोगे तो काफ़ी ठीक व्याख्या है इसकी। 21 जून आपको पता ही है, और जैसलमेर के खूड़ी के जो रेतीले दोहरे हैं वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। और इसकी थीम क्या रखी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सौम्या गुर्जर जो कि जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर है, वो आपके राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्टेट लेवल का जो प्रोग्राम था वो जैसलमेर के खूड़ी के दोहरों में आयोजित किया गया था। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर। पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है हर साल, और इस दिन देश दुनिया में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसकी एक थीम होती है, विश्व स्तरीय थीम होती है। राज्य स्तरीय थीम जो थी वो थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको पराजित करिए। प्लास्टिक प्रदूषण से जानवर मर जाते हैं, यही प्लास्टिक समुद्र तक पहुंचता है तो समुद्री जो बायोडाइवर्सिटी है उसको लॉस होता है। प्लास्टिक रिन्यूएबल नहीं होता, इसको आप वापस समाप्त नहीं कर सकते, हजारों सालों तक पड़ा रहता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त और सबसे खतरनाक पॉल्यूशन माना जाता है। उसके ऊपर काम करने के लिए ये थीम है वो रखी गई थी। और 5 जून को RIC जयपुर में इसका कार्यक्रम आयोजित हुआ। भजन लाल शर्मा इसके मुख्य अतिथि थे। और इस कार्यक्रम में ई वेस्ट संग्रहण अभियान शुरू किया गया। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जितनी भी है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे AC हो, फ्रीज हो, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हैं वो पुरानी हो जाने के बाद में जब हम उसको घर से बाहर फेंक देते हैं या बेच देते हैं तो वो सारा का सारा ई वेस्ट कहलाता है। उसमें खतरनाक केमिकल होते हैं। तो उनके संग्रहण का अभियान शुरू किया गया और सांगानेर जयपुर में बने उन्नत कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट राज्य को समर्पित किया गया। कैसे इन प्लांट के अंदर ई वेस्ट को ठीक तरीके से एक प्रकार से निस्तारित किया जाता ताकि यह नुकसान नहीं पहुंचाए पर्यावरण को। इस अवसर पर कई सारे और भी कार्यक्रम हुए। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। उदयपुर में मछला मगरा वन रिसाला ग्रीन लंग्स, जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का भी शुरुआत की गई। ये बीड़ के अंदर तीसरी लेपर्ड सफारी है। और 7 संभागीय मुख्यालयों और औद्योगिक शहरों में ई वेस्ट के विशेष वाहनों को भी हरी झंडी दी गई। सर्कुलर इकोनॉमी का काम भी किया गया। अब इसका प्रश्न कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और फिर उसमें कथनों में क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन कौन से कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किए गए। इस तरह से प्रश्न आता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 जून को जयपुर के जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में
29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने भामाशाह को शिक्षा विभूषण से सम्मानित किया गया? देखिए, 2 टाइप के पुरस्कार दिए गए, एक शिक्षा भूषण दिए गए और शिक्षा भूषण दिए गए 100 लोगों को और शिक्षा विभूषण दिए गए आपके 35 लोगों को। तो कुल मिला के 135 लोगों को सम्मानित किया गया। विभूषण वो थे जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक डोनेट किया था और भूषण वो थे जिन्होंने 30 लाख से लेकर और 1 करोड़ के बीच में डोनेट किया था, उनको भूषण पुरस्कार दिया गया और 1 करोड़ से अधिक वालों को विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो कुल मिला के 135 लोगों को सम्मानित किया गया। परंतु प्रश्न है हमारा शिक्षा विभूषण, तो शिक्षा विभूषण कितने लोगों को है? 35 लोगों को है। और शिक्षा भूषण कितनों को है? 100 को है। और भूषण और विभूषण दोनों कितनों को है? 135 को है। अगर आप भी बनना चाहते हैं तो आपको 30 लाख से ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है। तो समारोह में कुल 135 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। 1 करोड़ से अधिक राशि वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण दिया गया और 30 लाख से 1 करोड़ के बीच वालों को 100 भामाशाहों को शिक्षा भूषण का सम्मान दिया गया। ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण से प्रेरित है एक प्रकार से। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसको भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कई योजनाओं में पढ़ चुके हैं। इनमें से कौन सा कथन आपके सत्य है? 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन ही जमुआ रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर वंदे गंगा संरक्षण अभियान शुरू किया गया, जो 20 जून तक चला था। बात बिल्कुल सत्य है और इस पे हमने पहले भी करंट के कक्षाओं में डिस्कस किया था। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित है। दूसरा, इस अभियान की थीम पानी रो मान राखो और जीवन रो ध्यान राखो, ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा, इस अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर को बढ़ाना, वर्षा जल का संचयन करना और परंपरागत जल स्रोत जितने भी है, खूड़ी, बावड़ी, तालाब वगैरह, इनका संरक्षण करना है। तीनों कथन अपने आप में सही है। तो सत्य कथन कौन से? तीनों ही सत्य हैं। तो उत्तर क्या बैठेगा इसका? उपयुक्त सभी। ठीक है, बड़ा सरल प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि डी पढ़ा तो हम डी करके चले जाएं, एक एक बिंदु पढ़ना, क्योंकि प्रश्न कल को जरूरी नहीं कि यही प्रश्न है, बट इनके ऑप्शन में से भी वो प्रश्न बना सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या क्या था। तो ये 5 जून को जयपुर से शुरू किया और जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब में यह समाप्त हुआ, जो वंदे गंगा अभियान है। तो देखो, ये जमुआ रामगढ़ बांध में ये शुरू किया गया। फिर 5 जून को ये आपके बूंदी के केसराय पाटन में चंबल माँ को चुनरी उड़ाई जाती है। भरतपुर में गंगा माता मंदिर में पूजन किया जाता है और सुजान गंगा नहर में भी दीप दान किए जाते, दीप जला के डाले जाते हैं। और फिर सार्वजनिक स्थानों पर वंदे गंगा जल सेवा शुरू की गई। 7 जून को कई सारी वर्कशॉप आयोजित की गई। 8 जून को रैलियां निकाली गई। 9 जून को अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया, जिसमें ब्रह्म घाट पुष्कर है, ब्यावर में जवाजा तालाब की पाल पर जल अभिषेक किया। अब प्रश्न ये भी बन जाता है, जवाजा तालाब कहाँ पे है? ठीक है। 18 जून को इन्होंने नौचो की पाल राजसमंद के अंदर आरती की। जालोर में सीलू घाट पर इन्होंने माँ नर्मदा की पूजा करी है। और 20 जून को गढ़सीसर तालाब जो है जैसलमेर के अंदर, वहां पे इसका समापन किया। ठीक है, ये सारी बातें हैं इसमें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? दूदू से किया गया, बिचुन ग्राम दूदू से किया गया। इसमें सिंपल सा बिंदु है कि कई सारे गांवों को जहां पे बीपीएल के लोग हैं, उनका जीवन स्तर सुधारने का यह प्रयास है, यह योजना। और 1000 गांवों को लक्षित किया गया है। 10,000 गांवों में लक्षित परिवार जो तो टारगेटेड जो फैमिलीज हैं, जो बीपीएल है, उनको आपके बीपीएल से बाहर लाने का प्रयास है। तो राज्य सरकार द्वारा इस पखवाड़े का आयोजन 24 जून से 9 जुलाई तक किया गया। इस पखवाड़े का उद्देश्य क्या है? समाज के जो अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है, जो बहुत दूर स्थित व्यक्ति है, उन तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना और इन योजनाओं के माध्यम से 10,000 गांवों में कई सारे परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यह मेन टारगेट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय। अंत्योदय मतलब लास्ट व्यक्ति को संबलता प्राप्त करना। देखो, गवर्नमेंट बहुत सारी योजना चलाती है।
अगर इन योजनाओं का सही तरीके से जनता को, गरीबों को फ़ायदा मिले तो निश्चित तौर पे जनता जो है वो बीपीएल की स्थिति से बाहर आ सकती है। तो इस दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या करती है, ये कोई नई योजना नहीं लाती, बल्कि जो पहले से जो योजनाएं चल रही हैं इन योजनाओं को ही आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करती है, ताकि वह व्यक्ति उन योजनाओं का फायदा लेकर और अपनी बीपीएल स्थिति को ठीक करके और आर्थिक समृद्ध हो सके और बीपीएल स्थिति से बाहर आ सके। आगे, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती मतलब पृथ्वी जिसको हम बोलते हैं, आब यानी जल, जनजाति आपको पता है, ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, अब पढ़ते ही पता चल जाएगा कि जनजाति समुदाय जितने भी हैं उनको जागरूक करना, उनकी पहुंच को योजनाओं तक बनाना और हमारी पहुंच वहां तक स्थापित करना और एम्पावरमेंट, उनको मजबूत करना। निश्चित तौर पे धरती आबा, क्योंकि देखो जितने भी जनजातियां हैं ये पृथ्वी और जल की पूजा करती हैं। धरती, जल और वनस्पति, ये इनका जीवन है, ठीक है। दूसरा क्या, सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनजाति परिवारों तक पहुंचाना। डेफिनेटली दोनों सही कथन है और सही कथन हमें ढूंढने हैं, तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, सी उत्तर बैठ जाएगा। व्याख्या करें इसकी तो पता चलता है कि 15 जून से 15 जुलाई तक पूरे भारत के 549 जिलों के 63,000 से अधिक जनजाति बहुल गांवों में यह अभियान चलाया गया। 15 नवंबर 2025 जनजाति गौरव दिवस तक 100% जागरूकता तथा लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण के साथ कोई भी आदिवासी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो 15 नवंबर तक ये टारगेट रखा गया है कि हम धरती आबा योजना को सक्सेसफुली लागू करेंगे। राजस्थान में राज्य स्तरीय इस अभियान का शुरुआत जो है बाबूलाल खराड़ी, ये खुद जनजाति मंत्री हैं, इन्होंने उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक में, जहां भील बाहुल्य है वहां पे, तो ब्लॉक में की गई। तो इस बिंदु को आप बढ़िया से याद रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसको अपन MSRA कहते हैं, पहले शिक्षा में बढ़ते कदम नाम हुआ करता था, आजकल ये नाम पड़ा है। यह चरण कब चलाया गया, यह दूसरा चरण, तो दूसरा चरण अभी एडमिशन का चरण था 1 से लेके और 24 जुलाई 2025 तक इसको चलाया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में ले लिया गया, आपको पता है। इसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 से की गई। इसमें 4 मेन घटक थे, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे आ गया है। 15 अप्रैल 4 मेन घटक है इसमें, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक और शैक्षिक परिणाम। इस पूरे कार्यक्रम के अभियान के 4 मेन घटक है, स्कूल, स्टूडेंट, टीचर एंड रिजल्ट। इस अभियान का पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई चला, फिर ये जुलाई चला। इसके तहत होता क्या है, कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी जो है उनको हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन करना है, क्योंकि कोविड के काल में यह वर्ग काफी पिछड़ गया था। प्रबल कार्यक्रम का कौशल क्या है, प्रबल कार्यक्रम का कौशल जो है हमें क्या सिखाता है, इस बात का हमें उत्तर देना है। ये जीवन जीने के लिए कौशल सिखाता है, कार्य व रोजगार के लिए सिखाता है और सतत विकास के लिए सिखाता है। मतलब इसका उत्तर क्या होगा, डी उसका उत्तर बैठेगा। आप अगर इसकी डिटेल पढ़ोगे तो पता चलेगा, हमने इसको पहले भी इसकी व्याख्या की है, स्कूल योजनाओं के जो लेक्चर लिया था उसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ जो व्यवहारिक ज्ञान है ये उपलब्ध करवाना, ताकि दुनिया जो बहुत तेजी से बदल रही है उन चुनौतियों को ये बच्चे भी आसानी से फेस कर सके, इसलिए प्रबल कार्यक्रम चलाया। सुकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है, सुकल्प अभियान का उद्देश्य ऐसे बच्चे जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, वो डिजिटल नहीं है, उनको डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। डिजिटल साक्षर का मतलब है कि वो कंप्यूटर लिटरेसी उनमें आ जाए, कंप्यूटर चला सकें, वो मोबाइल का अच्छे से यूज कर सकें, प्रोडक्टिव कार्यों में यूज कर सकें, रील देखना नहीं बल्कि
वर्ड का काम आए, उसको एक्सेल का काम आए, वो छोटे मोटे स्किल वहाँ से अर्जित करें, छोटा मोटा AI सीख लें। यह कार्य करना है सुकल्प अभियान का मेन उद्देश्य है। यह सामाजिक विभिन्न सारी सामाजिक संस्थाओं सुकृपा एम्पायर इंडिया फाउंडेशन से मिलकर चलाया गया है और इसको फिक्की FTII सहयोग भी कर रहा है और मुख्यतः बच्चियों को बाल विवाह के बारे में भी इसमें जानकारी दी जाती है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए संवादमय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ है, जयपुर में हुआ है। ठीक है। बाल अधिकारिता राज्य मंत्री मंजू बागमार के मुख्य आतिथ्य में यह 2 जून 2025 को इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान का टारगेट है 2030 तक बाल श्रम, मतलब 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे काम में जाते हैं वो खत्म होना चाहिए। 2030 तक बाल श्रम मुक्त स्टेट बनाने का टारगेट है और इस हेतु इस टाइप के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अच्छा, ये ब्लैक में आ गया ना, तो आपको ये दिख नहीं होगा राजस्थान समसामयिक की, कोई बात नहीं। स्टॉप डायरिया कैंपेन, लूज मोशंस होते हैं ना बच्चों को, उसे हम डायरिया कहते हैं। और आपको पता है कि डायरिया की स्थिति में हम क्या करते हैं, हम घोल पिलाते हैं, RS का घोल पिलाते हैं। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो आपके असत्य कथन है। ठीक है। पहला बिंदु क्या है कि राजस्थान में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक यह कैंपेन आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसकी थीम थी डायरिया की रोकथाम, सफाई तथा ORS से रखे अपना ध्यान, ये बात भी सही है। तीसरा, कैंपेन के दौरान जो आशा सहयोगिनी है वो क्या करेगी, 5 वर्ष से छोटे बच्चों को घर जाकर प्रति बच्चे 2 ORS और 14 दिन की जिंक की खुराक वितरण किया जाएगा, जिससे क्या होगा, कहीं किसी भी बच्चे को डायरिया नहीं होगा। ये तीनों ही कथन सही है, असत्य इनमें से एक भी नहीं है। तो उत्तर क्या होगा इसका, D। टाइम्स हायर एजुकेशन ने, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में, टाइम्स पत्रिका है ने UN यूनाइटेड नेशन का जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों की एक रैंकिंग जारी करी है, जिसमें SDG जो 5वां गोल है, टोटल 17 गोल है SDG के, इनमें से जो 5वां गोल है जिसको अपन लैंगिक समानता कहते हैं, जेंडर इक्वलिटी बोलते हैं, उसमें किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान दिया गया, वनस्पति विश्वविद्यालय टोंक निवाई के अंदर है, इसको पहला स्थान दिया गया। यहाँ पे आपको पता है कि वनस्थली में लड़कियां ही पढ़ती है, तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी सबसे अच्छी मानी गई है। तो SDG के गोल संख्या 5, 17 टोटल है, जिसमें से 5वां जो गोल है वो लैंगिक समानता से रिलेटेड है। उसमें वनस्थली विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान जो है वो दिया गया है। केयर एज रिपोर्ट, केयर एज क्या है, केयर एज एक आपके यूं समझ लीजिए कि एक रिपोर्टिंग एजेंसी है या रेटिंग जैसे आप कह सकते हो। ठीक है। ये क्या करती है, ये किसी भारत के विभिन्न सारे जो स्टेट है, जितने भी स्टेट है, इन स्टेट्स का क्या करती है, रेटिंग देती है कि उनकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, फिजिकल स्थिति कैसी है, सोशल स्थिति कैसी है, ये सारी की सारी रेटिंग दी जाती है। और अब केयर एज रिपोर्ट ने जो रेटिंग करी बड़े राज्यों की, राजस्थान को कंपोजिट आकलन, मतलब सभी को सम्मिलित रूप से करके राजस्थान को कौन सा स्थान दिया, तो सम्मिलित रूप से राजस्थान को 12वां स्थान दिया, 40.5 की रेटिंग स्कोर दिया। पहले नंबर पे इस समय महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे इस समय गुजरात है, थर्ड नंबर पे कर्नाटका है और 12वें नंबर पे किसको लिया गया है, राजस्थान को लिया गया है। इस रेटिंग के बारे में थोड़ा और जानते हैं हम। कंपोजिट आकलन में 40.5 अंकों के स्कोर के साथ 12वां स्थान राजस्थान को लिया गया। इकोनॉमी के मामले में राजस्थान 12वें नंबर पे है, स्कोर 34.30 है। राजकोषीय फीजल मतलब राजस्थान की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसमें राजस्थान का 14वां स्थान है। और वित्तीय विकास के मामले में 7वां स्थान है। पर्यावरण के मामले में 14वां स्थान है। और इसके अलावा अगर आप उसको यूं कहिए कि कंप्लीट करते हो, कंपोजिट करते हो, तो राजस्थान का 12वां स्थान है। ठीक है। पहला स्थान किसका है,
महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान गुजरात का, तीसरा कर्नाटका का। केयर एज रिपोर्ट एक रेटिंग एजेंसी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे 6 जून को राजस्थान वाहिनी भारत गौरव, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ये जयपुर के अंदर जो दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग की गई। ये बजट घोषणा के अंदर राजस्थान के अंदर कुल 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को 13 पर्यटन स्थलों में घुमाने के लिए ये घोषणा पहले से की गई थी। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कौन से देशों की यात्रा करी? तो अभी वो फ्रांस और जर्मनी गए थे। पूछते नहीं है, फिर भी आजकल करंट में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। अभी सितंबर में 7 तारीख को पेपर है वरिष्ठ अध्यापक के। उम्मीद है हमारे प्रश्न 20 में से लगभग 17-18 आ जाए। अपन सोल्यूशन करेंगे, विथ प्रूफ करेंगे। हमारी जो मेहनत है वो प्रयास ही रहता है कि राजस्थान वगैरह के करंट अफेयर के लिए आपको कहीं पे भी भटकना नहीं पड़े। 1 जून 2025 में, 1 मिनट ये हो गया, हाँ ये हो गया, 22वां हो गया, 23वां प्रश्न। टोटल 63 प्रश्न है। 1 जून 2025 में भारतीय सेना की कोणार्क कॉर्प्स, यहाँ पे कोणार्क कॉर्प्स जोधपुर में है, कि बैटल एक्स डिवीजन जो है उसने पोखरण में युद्धाभ्यास किया। ध्यान रखना कहाँ पे? पोखरण में किया, जिसका नाम क्या था? फ्यूचर रेडी। युद्धाभ्यास परीक्षाओं में अक्सर पूछते हैं, इसका ध्यान रखना कि थीम पर युद्धाभ्यास किया। बात बिल्कुल सही है। युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशनल रेडीनेस, एकदम से वो रेडी रहते हैं। साथ ही ड्रोन है और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, जिसमें ऐसे व्हीकल जिसमें मनुष्य नहीं होते, मशीनों से चलता है। मोबाइल आर्टिलरी है, इसका व्यवहारिक उपयोग और परीक्षण करना था। तो ये दोनों कथन आपके सत्य है, कथन 1 व दोनों सत्य है। तो फ्यूचर रेडी जो ऑपरेशन है ये पोखरण में भारतीय सेना की कोणार्क कॉर्प्स के द्वारा किया गया। साइबर नाइफ क्या है? ये कैंसर उपचार की एक नवीन तकनीकी है, साइबर नाइफ। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये मेडिकल साइंस की टर्म है। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना में पंजाब और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है ये 58.54 और 41.46 रखी गई है। जो फिरोजपुर है फीडर अभी वर्तमान में जो पुनर्निर्माण हुआ उसमें पंजाब को जल कितना मिलेगा? 58.54 और राजस्थान को मिलेगा 41.46। सीधी सी बात है, पंजाब को ज़्यादा ही मिलेगा, तो ज़्यादा इसमें एक यही ऑप्शन है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। राजस्थान पंजाब की ये संयुक्त परियोजना है और केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में स्वीकृति दी। 647.62 करोड़ का इसका बजट है। 2 वर्ष में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब फीडर की जो क्षमता है, पहले 11,192 क्यूसेक लीटर था, तो अभी ये बढ़ के कितना कर दिया गया है? 13,842 कर दिया गया है। अब गंग नहर को भी पर्याप्त जलापूर्ति हो जाएगी ये बनने के बाद। अगला कथन क्या है? बाड़मेर के रामसर पालावाला की महिलाओं की प्लास्टिक वेस्ट से की गई कशीदाकारी को पेरिस की फ्रैंकोइज सोगन लाइब्रेरी में स्थान दिया गया। ये बात ठीक है, पर बाड़मेर नहीं है बल्कि यहाँ पे जयपुर है। हालांकि रामसर बाड़मेर के अंदर भी आता है, रामसर जयपुर में भी आता है और रामसर ईरान में भी आता है। ईरान के अंदर भी रामसर है, जहाँ से रामसर कॉन्क्लेव हुआ था आदर भूमि को लेके, आपने पढ़ा हुआ होगा। तो कथन 1 गलत है। दूसरा क्या है कि महिलाओं को अलायंस फ्रांसीसी के थ्रेटन्ड स्पीसीज प्रोजेक्ट के तहत फ्रेंच आर्टिस्ट एनोय क्यूलिए ने प्लास्टिक वेस्ट से कशीदाकारी वर्क सिखाया। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। कथन 2 है वो सत्य है। उत्तर क्या होगा? सी। कथन 1 गलत क्यों है? क्योंकि बाड़मेर की जगह क्या लिखना था? जयपुर लिखना था। जयपुर की रामसर वाली बात सेम आ गई। आगे राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, राजस्थान एनर्जी रेगुलेशन कमीशन ने कितने मेगावाट ओवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के टैरिफ को मंजूरी दी है? 1000 मेगावाट। कितनी? 1000 मेगावाट को मंजूरी दी है। किताब आई है अरावली भविष्य की संभावनाएं, भारत की प्राकृतिक हरित दीवार पुस्तक अरावली पर्वतमाला के ऐतिहासिक
पारिस्थितिकी तथा भविष्य के पहलुओं का विश्लेषण करने वाली इस पुस्तक का लोकार्पण हरिभाऊ बागड़े राज्यपाल ने किया। बात ठीक है। इसके लेखक पर्यावरणविद प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉक्टर आलोक राज तथा डॉक्टर श्वेता शर्मा हैं। दोनों ही कथन सही है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस किताब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा, आलोक राज तथा श्वेता शर्मा ने मिलकर ये अरावली भविष्य की संभावनाएं पुस्तक लिखी है। तो आपको इस किताब का ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड, इसमें गीता से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं और इसमें द्वितीय विजेता, जैसे गीता विभूषण कहा गया, के विजेता कौन रहे? मीनाक्षी सोनी रही, जो कि जोधपुर से रिलेटेड है। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जयपुर फूट विकलांग पुनर्वास शिविर का आयोजन मोजाम्बिक की राजधानी मपुतो में किया। और आपको पता, जयपुर फूट कई सारे लोगों को एक प्रकार से कृत्रिम टांगे दे चुका है, कृत्रिम लेग दे चुका है। तो इसका अभी शिविर कहाँ लगाया? मपुता, मोजाम्बिक के अंदर, हाल ही में। ठीक है। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट, ये रामसर कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। और यहाँ पर आर्द्रभूमि संरक्षण को लेके पहला समिट हुई थी। और ये बात हम पिछली हमारी करंट की क्लासेस में भी बढ़िया से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि मैनार और खींचन, इसके बारे में बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था। आपने पुरानी कक्षाओं को देखा हो तो जो लगातार मेरे साथ चल रहा है यूट्यूब पे, जो ये 14वीं कक्षा है, तो उनको सब पता है कि ये सारा हमने पढ़ रखा। अभी पटवारी के अंदर करंट के, राजस्थान करंट के जितने भी प्रश्न थे, सारे के सारे अपने कंटेंट से थे। आप अगर कोई भी वीडियो देख, कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किए थे, चाहे वो केवला देव की वो वनस्पति भी जो पूछी गई थी, यूट्रिकुलस, वो भी हमारे पढ़ाया हुआ था। उस पर मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि मांसाहारी वनस्पति कैसे हैं, पूरी कहानी सुनाई थी। तो मैनार व खींचन जो है, इनको आपके रामसर साइट में शामिल किया है। प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस, वंदे भारत जो ट्रेन है उसके जो डब्बे हैं उनके मेंटेनेंस का डिपो कहाँ पे बनाया गया है? जोधपुर रेलवे स्टेशन पे बनाया गया है। ठीक है। तो प्रदेश का यह पहला मेंटेनेंस डिपो है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जगह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये मैंने जस्ट पिछली जो क्लास हुई थी जुलाई की, उसमें पढ़ाया था। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब बिल्कुल नया कोई प्रोजेक्ट हो, बिल्कुल नया, जिसमें जैसे एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। जैसे बिल्कुल पूरी ग्रीनरी को काट के और कोई नया प्रोजेक्ट लाया जाता है, उसे ग्रीन फील्ड कहते हैं। और पुराने की मरम्मत की जाती है तो सब उसको ब्राउन फील्ड या बहुत सारे और नाम दिए जाते हैं। तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाने की टारगेट से प्लान चल रहा है? कोटा के अंदर चल रहा है अभी। झालाना व आमगढ़, ये भी हमने पढ़ा था कि बाद बीड़ पापड़ को तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया। और ये तीनों की तीनों कहाँ पे हैं? जयपुर में है। इस बात को भी हमने जुलाई की कक्षा में शायद पढ़ा था। एक मिनट, ठीक है। आगे 35वां प्रश्न है कि 16 जून को, अब इसमें हमारे को असत्य कथन निकालना है कि 16 जून को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री 16 जून को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अलवर से लोकसभा सदस्य भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया। बिग कैट मतलब टाइगर। राजस्थान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक UR साहू को RPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है। हमने गलती से 39 कर दिया था बुक्स में, आप उसको 40 कर देना। एक बार और आप इसकी जांच कर लेना। ये दूसरा कथन भी सही है। जोधपुर के अर्थशास्त्री प्रोफेसर गौरव वल्लभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। पहले कांग्रेस में थे, लोकसभा चुनाव के समय ये उदयपुर से BJP में लड़े, वहाँ पे हारे थे और अब इनको बनाया गया है इसमें सलाहकार परिषद में। अर्थशास्त्र के ये प्रोफेसर रहे हैं। तो ये तीनों कथन सही है। असत्य है, दिनेश एमएन को नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सलाहकार बनाया गया है। दिनेश एमएन नहीं है, इनके स्थान पे ललित पंवार है, जिनका संबंध बालोतरा बाड़मेर से है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी।
ललित पंवार को विशेष आमंत्रित सदस्य है वो बनाया गया है। अब इसमें से हमें असत्य कथन निकालना है कि राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को पखेरुवन की पीरा के लिए प्रदान किया गया। बात सही है बिल्कुल। और इसके लिए जो चयन समिति थी उसमें कल्याण सिंह शेखावत, डॉक्टर नवजोत भनोत और श्रीमती दमयंती जादावत थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पानी गोदारा नहीं है, इसकी जगह पे आपको ध्यान रखना है पूनम चंद गोदारा, और इन्होंने अंतःश्रय आगण के लिए इनको प्रदान किया गया है, न कि पानी गोदारा को। तो असत्य में आपके ये उत्तर निकल गया है। तो पानी की जगह पूनम चंद गोदारा है। और इसकी जो समिति थी चयन करने वाली, उसमें डॉक्टर आसाराम भार्गव, डॉक्टर कुंजन आचार्य और पुष्पा बिश्नोई शामिल थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी उसका उत्तर बैठेगा। आगे 37 कि जयपुर में आयोजित ग्रीन एनर्जी कनक्लेव 2025 के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आरसीडीएफ को अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में बीएसएफ के आईजी विकास कुमार की जगह पे हमें लिखना है एमएल गर्ग। क्या लिखना है? एमएल गर्ग को पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान एक वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए दिया गया। तो कथन 2 गलत है, कथन पहला सही है। तो केवल कथन 1 सत्य है। इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। बी में क्या गलती है? विकास कुमार की जगह आपको एमएल गर्ग याद करना है। अगला फिर प्रश्न है, कथन असत्य कथन को हमें चुनना है कि 14 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें आरपीएससी के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ा के 10 की गई। ये बात सही है। दूसरा प्रश्न है कि 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने के.आर. श्रीराम को राजस्थान हाई कोर्ट के 43rd मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। ये बात भी ठीक है। तीसरा, राजस्थान उच्च न्यायालय के सीनियर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को रालसा मतलब राजस्थान लीगल अथॉरिटी जो है उसका कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया। ये बात भी ठीक है। 3 जुलाई 2025 को संजय सोत्रिये, ये रिटायर हो गए हैं, अब राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक ये नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? आपके डी उसका उत्तर बैठेगा, क्योंकि पुलिस महानिदेशक नए किसको बनाया है? राजीव कुमार शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है। ऊपर के तीनों विकल्प एकदम सही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जो संयुक्त उद्यम है 74-26 की हिस्सेदारी है। इनका 74% है, इनका 26% है। 500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित होगी। इसमें कितना निवेश किया जाना है? ये इन्वेस्टमेंट है 2000 करोड़ का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जस्ट पिछली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था। 27 जुलाई 2025 को जयपुर के जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। बहुत सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरा, अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ की हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की गई। बात ठीक है। तो इसमें आपके सत्य कथन जांचने हैं। कथन दोनों के दोनों कैसे हैं? सत्य है, इसमें कुछ भी गलत पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रताड़ियाडी डेयरी, डेयरी नहीं है, डेयरी है वैसे, रताड़िया डेयरी बोलते हैं उसको। ये जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और चर्चित क्यों है? क्योंकि ये हड़प्पा साइट है, ये हड़प्पा स्थल है
और हाल ही में इसकी खोज हुई है। तो उत्तर क्या बैठेगा? जैसलमेर। दोनों बिंदु याद रखना, हड़प्पा साइट, जैसलमेर, रताड़िया डेयरी। किस जिले में उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन, उत्तर भारत का पहला और देश पूरे का चौथा हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर स्थापित किया गया? आईआईटी जोधपुर में। ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 के संबंध में असत्य कथन कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है ये, इसका ध्यान रखना आप। 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक जोधपुर के अंदर भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह, जिसका नाम क्या दिया? बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये आज से नहीं हो रहा है, ये 14वां संस्करण है, पिछले 14 साल से ही चल रहा है, मतलब हर साल ये आयोजित हो जाता है, तो ये 14वां एडिशन है। इस सैन्य अभ्यास में 4 सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड की 42 सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट है और भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है? मशीनीकृत युद्ध के लिए ऑपरेशनल प्रोसेस का सत्यापन करना, जिससे दोनों सेनाओं के बीच सहभागिता क्षमता और संयुक्त प्रशिक्षण कौशल को मजबूती मिले। तीनों बातें सही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे राजवीर सिंह यादव नहीं है, उसके स्थान पे आपका नाम याद रखना है कर्नल अर्जुन गणपति। इसलिए हम कहेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा? डी। आप तो ये याद रखना कि बोल्ड कुरुक्षेत्र का संबंध किससे है। समय समय पे युद्ध अभ्यास होता रहता है, ताकि देश पर अगर कभी ऐसा युद्ध संकट आए तो सेनाएं रेडी रहती है। युद्ध अभ्यास में सारी चीजें रेडी रहती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे ना कि मैं ऑस्ट्रिया पे युद्ध इसलिए करता हूँ कि मेरा युद्ध अभ्यास होता रहे। तो युद्ध अभ्यास जरूरी होता है। तब हम क्या करते हैं? हम घरेलू स्तर पे भी करते हैं और दूसरे देशों के साथ में भी युद्ध अभ्यास करते हैं, ताकि हमारी सेनाएं हर समय ऑपरेशनल रूप से रेडी रहें। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने किस पहल के तहत जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सफल परीक्षण किया? तो प्रोजेक्ट सदा आगे। क्या नाम दिया? प्रोजेक्ट सदा आगे नाम दिया था। गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का संबंध किस जिले से है? फड़ौदी से। ये नया बना जिला है, पहले जोधपुर का हिस्सा हुआ करता था, अब अलग हो गया। 19 जुलाई 2025 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने फड़ौदी जिले के बाप में जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा विकसित 435 मेगावाट की ये गोरबिया परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना लगभग 1250 एकड़ में फैली है और 755 गीगावाट घंटा स्वच्छ बिजली का उत्पादन यह करेगी जब ये फुल फ्लेश कार्य करना शुरू करेगी। कौन सा कथन सत्य है? 14 जुलाई 2025 को राजस्थान को एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन हब, चिकित्सा पर्यटन का मतलब होता है मेडिकल टूरिज्म, जिसमें विदेशी लोग यहाँ घूमने भी आए और साथ में ट्रीटमेंट करवा के भी जाए। होता क्या है कि वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका जैसे देशों में हॉस्पिटल्स में इतनी लंबी वेटिंग होती है कि कई महीनों तक नंबर नहीं आता, तो वे लोग इंडिया आते हैं, घूम के भी जाते हैं और अपना इलाज करवा के भी जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान हमारा ऐसा टूरिस्ट हब बने, जिससे क्या होगा कि लोग घूम के जाएंगे तो हमारी पर्यटन इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और साथ में यहाँ पे इलाज भी करवा देंगे तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। तो इस हेतु ये नीति बनाई है सरकार ने, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को सुलभ, किफायती और भरोसेमंद चिकित्सा पर्यटन स्थल बनाना, क्योंकि जब तक भरोसेमंद नहीं होगा तो विदेशी कोई भी अपना यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाएगा। तो सुलभ भी होना चाहिए, आसानी से प्राप्त हो जाए, और सस्ता भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। इस नीति के तहत एक समर्पित सेल बनानी है जाएगी और मरीजों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए एमवीटी पोर्टल भी बनेगा। इस पोर्टल के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा, सारी सुविधाएं जो है वो दी जाएगी और भी मल्टी लैंग्वेज में, बहुभाषा में, ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं आए। तो ये चारों कथन सत्य है। ये चारों कथन कैसे हैं? सत्य है। राजस्थान के गांवों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए एक योजना चली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में 1000 गांवों को लिया गया। कितने गांवों को?
1000 गांवों को लिया गया जिसको गरीबी से मुक्त किया जाएगा। नहीं 1000 नहीं है, सॉरी 5000 गांव। पहले चरण में 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब है 48। 14 जून 2025 को हमें सत्य कथन पहचानना है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने जयपुर से घर घर सोलर अभियान की औपचारिक शुरुआत की और प्रारंभ में यह अभियान जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर पर केंद्रित होगा। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य आवासीय छत जितने भी है उनके ऊपर सोलर पैनल लगाना है ताकि सुलभ और किफायती विद्युत प्रदान हो सके। तीसरा, इस अभियान को गति देने के लिए टाटा पावर ने राज्य की 2 विद्युत वितरण निगमों के साथ समझौता किया है। 2 नहीं किया है बल्कि 3 के साथ किया है। यहां पे ये एक सेकेंड, सत्य कथन निकालना है, ये गलत है। तीसरा कथन तो जयपुर, जोधपुर के साथ में बीकानेर भी है। कंपनी का लक्ष्य जो है वो आपके 225 नहीं है बल्कि 150 मेगावाट है। मतलब ये कथन भी गलत है, ये कथन भी गलत है। सत्य इसका मतलब एक ही है। ओके, जून नहीं है, सॉरी, ये 14 जुलाई है। माइनर सा अंतराल था तो अपन भी कंफ्यूज हो गए, तो ये भी गलत हो गया, सॉरी, क्योंकि बात सही है, बस डेट हमने जल्दबाजी में पढ़ ली। तो पहला, तीसरा और चौथा 3 कथन गलत है, केवल दूसरा कथन ही सही है इसमें, तो बी उत्तर होगा। पहले में क्या गलती है? पहले में केवल जुलाई वाली गलती है, दूसरा सही है। तीसरे में क्या गलती है? 2 की जगह 3 निगम लिमिटेड है, और चौथे में गलती 225 नहीं बल्कि 125 मेगावाट है। ठीक है, इसका व्याख्या भी है। तो देखो 14 जुलाई हो गया और ये सारी चीज़ें सही है, और 3 निगम लिमिटेड है, ये जयपुर, अजमेर और जोधपुर, और 125 मेगावाट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेगा आखर अभियान। नरेगा आखर अभियान, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? जयपुर से की गई, सॉरी। बच्चे कहते सर आवाज गूंजती है। हमने कोशिश तो खूब करी है, पता नहीं कहाँ से गूंजती है। काफ़ी चीज़ें चेंज करी है, हो सकता है इस बार कम गूंजे, और आगे भी और उसको टेक्निकली साउंड करने की कोशिश करेंगे। नरेगा आखर अभियान हो गया जयपुर। 3 जुलाई 2025 को लंदन की ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में संस्कृति युवा संस्था की ओर से 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह आयोजित किया, जिसमें राजस्थान के 5 लोगों को ब्रिटिश संसद में सम्मानित किया गया। मैंने ये न्यूज़ पहले भी इम्पोर्टेंट करके आपको बताई थी, अब भी कह रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। ये 5 लोग कौन हैं? ये किरण अग्रवाल शेखावाटी से हैं, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया और संजना करनानी। इन 5 की बहुत अच्छे से डिटेल हम करंट की क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं, जुलाई वाली में। आगे बढ़ते हैं। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता सुंदर गुर्जर का संबंध किससे है? भाला फेंक से, जेवलिन से संबंधित हैं। ये पैरा ओलंपियन है, तो इनका ध्यान रखना। 27 जून से 7 जुलाई 2025 तक अमेरिका के अल्बामा नहीं है, अल्बामा राज्य के बर्मिंघम शहर में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में आयोजित किए गए, जिसमें छगनलाल मीणा ने कुश्ती खेल, जो कि 70 किलोग्राम में थे, कितने किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता? 70 kg भार में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जुलाई 2025 में बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में श्याम सुंदर स्वामी के कंपाउंड टीम में रजत पदक जीता। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किससे है? बीकानेर से है। किससे हैं? बीकानेर से ये संबंधित हैं, और ये तीरंदाज हैं। इनके बारे में अखबार में कई बार न्यूज़ है वो आती रहती है। 22 से 29 जून 2025 को नैरोबी में आयोजित जूनियर रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में
सीकर के 2 खिलाड़ियों काछवाक की सपना और चंदपुरा के आयुष ने स्वर्ण पदक जीता। ये कथन सही है कि नहीं है, ये देखना है हमें। इस प्रतियोगिता में कोटपुतली खड़ब नारेड़ा निवासी तन्नू गोलाड़ा ने भी स्वर्ण पदक जीता और ये दोनों कथन हमारे सही है। 55 असत्य कथन कौन सा है? इसमें से हमें असत्य कथन है वो निकालना है। 1 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार ने जस्टिस मदन गोपाल व्यास को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, 22 जुलाई 2025 को राज्यपाल और कुल अधिपति हरुभाई बागड़े ने प्रोफेसर एस.के. अग्रवाल को MDSU का कुलगुरु नियुक्त किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, 22 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। ये बात भी बिल्कुल सही है। 26 जुलाई 2025 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा परिसर में निर्मित कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। ये कथन गलत है, क्योंकि ओम बिड़ला की जगह यहाँ पे वासुदेव देवनानी होंगे। देखो ये है ना, कौन थे? वासुदेव देवनानी ने ये किया था। तो आपका उत्तर क्या होगा? डी इसका उत्तर बैठेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां जो एडिशन है वो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और इनके सानिध्य में कहाँ पे आयोजित किया गया? राजस्थान में आयोजित किया गया। तो पूर्णिमा विश्वविद्यालय जो कि मेज़बान था और राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि सह मेज़बान थी, को होस्ट जिसे आप कह सकते हो, ने मिलकर कहाँ पे आयोजित किया? जयपुर में आयोजित किया। इसलिए हमने इसका उत्तर क्या लगाया है? ए। 28 मई से 6 जून तक चांगविन कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन से पदक जीते? सारे जीते हैं। स्वर्ण भी जीता है, रजत भी जीता है और कांस्य भी जीता है। इसका उत्तर क्या होगा? डी। और भी इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो रुद्रांश खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक किसमें जीता? मेंस एयर पिस्टल में जीता। रजत पदक भी जीता है, जिसमें ये मिक्स में आ जाता है, और टीम में भी इन्होंने खंडेलवाल ने जीते हैं पदक। तो कुल मिला के रुद्रांश खंडेलवाल ने सभी प्रकार के पदक है वो जीत लिए। असत्य कथन सुनिए। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 14 से 19 जून तक पुणे विश्वविद्यालय जयपुर में 34वीं सीनियर राष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बात ठीक है। इस चैंपियनशिप में राजस्थानी दल 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ 24 पदक जीतकर ओवरऑल प्रथम स्थान पर रहा। ये बात भी ठीक है। अभिमन्यु पारीक ने 56 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। ये बात भी ठीक है। प्रेम सिंह ने फ्लेक्सिबल में कांस्य पदक नहीं जीता है, बल्कि रजत जीता है। उत्तर क्या होगा इसका? डी। राजस्थान के पदक विजेताओं की बात करोगे तो स्वर्ण पदक अभिमन्यु पारीक, वैभव शर्मा, मेघा जोशी, दिव्यांशी, अमन पारीक, नीलम चौधरी, विकास चौधरी, देवराज सैनी, मयंक और इन्होंने है वो पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखिए। असत्य कथन। 22 से 24 जून तक मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रयागराज में 23rd जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन यूपी में किया गया। और ठीक है, दूसरा, इस प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में हाई जंप में बसंत व मेंस जेवलिन थ्रो में दीपेश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। ये बात भी ठीक है। इस प्रतियोगिता में नरपत सिंह, मुस्कान चुकी ने रजत पदक जीता। इस कथन में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? अच्छा, विवरण नहीं दिया, कोई बात नहीं, बस इनका पदक में है वो गड़बड़ है। एक बार आप खुद चेक कर लेना। रूस में आयोजित मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप 2025 में विहार राज सक्सेना ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये विहार राज सक्सेना ने स्वर्ण जीता। ये रजत में नाम आ जाएंगे।
और ये आपके कांस्य में आ जाएंगे। सत्य कथन कौन सा है कि रोहतक में 9 से 14 जून तक नेशनल म्यूधाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। सही बात है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के आरडीएस फाइट क्लब के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये भी ठीक है। गोल्ड धनिष्ठा अग्रवाल तथा राजकुमारी गौड़ ने स्वर्ण पदक जीता। वरायना सैनी तथा विष्णु प्रसाद ने रजत पदक जीता। सारे कथन कैसे हैं? सही है। एक समय था तब केवल ओलंपिक राष्ट्रमंडल के प्रश्न आते थे। अब स्थिति ये है कि अब आप देख रहे हो कहीं से भी प्रश्न अब आजकल पूछा जा सकता है। सब जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। देवनगरी कर्नाटक में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर के खिलाड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 76 केजी में एक स्वर्ण पदक जीता। रिया कंवर शेखावत ने। ठीक है, रिया कंवर शेखावत का नाम आप याद रखना। और भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता ने दिल्ली में आयोजित 21वीं, ये कर्नाटक का, ये विवरण किसका दिया है इन्होंने? ऐसे ही दे दिया। चलो, ये इतना ही था। ये टोटल हमारे पास में 63 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ रिवीजन हो गया होगा। इसको पीपीटी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी पे शेयर कर लूँगा। अब अगली जो क्लास होगी ये 13वीं कक्षा है, शायद 13वीं है या 14वीं है। एक बार आप खुद देख लेना यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे अगस्त का कंप्लीट करंट अफेयर, और कोशिश करूँगा कि वो 5 सितंबर तक जारी कर दूँ। तो अगस्त तक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा और जुलाई तक का अपना अभ्यास भी कवर हो गया इस कक्षा के साथ ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।